हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा, और अब हम एक बहुत ही क्लोजली रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हों। इसका मीनिंग काफ़ी ब्रॉड है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है फिजिकली हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए, इमोशनली बैलेंस्ड स्टेट होनी चाहिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए और बिहेवियरल भी वेलबींग होना चाहिए। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी तब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाती है जब लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल और फंक्शनल हो, सेक्स रिलेटेड मैटर और इमोशनल और बिहेवियरल बैलेंस हो, और सोसाइटी में सेक्स से रिलेटेड इंटरेक्शन हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल हो। अब सवाल ये उठता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसको अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप किए जाते हैं। इसी का जवाब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। इंडिया दुनिया का उन पहले देशों में से एक है जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल के रूप में एक्सेप्ट किया। इंडिया ने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। इन प्रोग्राम का मेन एम था पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, मदर और चाइल्ड हेल्थ को मेंटेन करना, रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस को फैलाना। ठीक है। टाइम के साथ साथ इन प्रोग्राम को इम्प्रूव किया गया और आज ये प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम यानी RCH प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं। इन प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था लोगों को रिप्रोडक्शन रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अवेयर करना, मेडिकल फैकल्टीज़ प्रोवाइड करना और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को बिल्ड करना। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज दोनों ने ऑडियो विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया का यूज़ करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाई। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि पेरेंट्स, रिलेटिव, टीचर्स और फ्रेंड्स सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में। इसी कंटेक्स्ट में स्कूल में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी माना गया है। इसका पर्पज़ ये है कि बच्चे मिथ और मिसकंसेप्शन पर बिलीव ना करें। अगर यंग लोगों को सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर, एडोलेसेंस के चेंजेस, सेफ और हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, STD और एड्स, तो ये अपनी लाइफ में बेटर और हेल्थियर डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह फर्टाइल कपल और मैरिजेबल ग्रुप के लोगों में ये बताना ज़रूरी है कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन क्या है, प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे की जाती है, पोस्ट नेटल केयर कैसे की जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इससे सोशल कॉन्शियसनेस और हेल्दी फैमिलीज डेवलप होती हैं। साथ ही लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और सेक्स एब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम कैसे डेंजरस हैं, ताकि सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल बने और प्रिवेंटिव स्टेप ले। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल सपोर्ट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होते हैं जब स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल हो और प्रॉपर मटेरियल सपोर्ट अवेलेबल हो। इससे प्रॉब्लम जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी का सही से ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके। गवर्नमेंट ने अम्नियोसेंटेसिस पर स्टैट्यूटरी बैन लगाया ताकि फीमेल फिटिसाइड को रोका जा सके। अम्नियोसेंटेसिस का मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें अम्नियोटिक फ्लूइड लिया जाता है और फीटल सेल एनालाइज किए जाते हैं। इस टेस्ट का यूज़ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया डिटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन इसका मिसयूज़ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होने लगा जो इलीगल है। इंडिया में साइंटिस्ट ने सहेली नाम का एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप किया जो CDRI लखनऊ में बनी, और ये एक वंस अ वीक पिल है और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। आज सोसाइटी में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हुई है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम हुई है और स्मॉल फैमिलीज़ का ट्रेंड बढ़ा है। STD को डिटेक्शन बेटर हुआ है। ये सब साइन दिखाते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओवरऑल इम्प्रूव हुई है। अब देखते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पिछली सेंचुरी में साइंस, मेडिसिन और लिविंग कंडीशन इंप्रूव होने से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, लेकिन इसी के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ी। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो 1900 के अंदर 2 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन हो गई, 2011 के अंदर 7.2 बिलियन हो गई। ठीक है। इंडिया में भी सेम ट्रेंड रहा। इंडिपेंडेंस के टाइम जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी, 2000 के अंदर 1 बिलियन के आसपास हो गई और 2011 के अंदर 1.2
2 बिलियन से ज़्यादा हो गई। इसका मेन रीज़न था कि डेथ रेट का कम होना, MMR मतलब मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का कम होना, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का इंक्रीज़ होना और पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाए तो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की बेसिक नीड्स पर भी प्रेशर पड़ता है और इसलिए गवर्नमेंट ने बर्थ कंट्रोल मेजर को सीरियसली इम्प्लीमेंट किया। अब है कॉन्ट्रासेप्शन। गवर्नमेंट ने स्लोगन दिया, हम दो हमारे दो। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो होता है जो यूज़र फ्रेंडली हो, ईजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, साइड इफेक्ट मिनिमम हो और सेक्सुअल डिज़ायर में इंटरफेयर न करे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल होता है स्पर्म और ओवम का मीटिंग को अवॉइड करना। पीरियोडिक अब्सिस्टेंस के अंदर हम देखते हैं फर्टाइल पीरियड होता है डे 10 से लेकर डे 17 तक, इसमें इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। फिर है विड्रॉल मेथड, जब इजैकुलेशन जो होती है, इजैकुलेशन से पहले पेनिस को वेजाइना से विड्रॉ करना पड़ता है विड्रॉल मेथड के अंदर। फिर है लैक्टेशन एमिनोरिया, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ओव्यूलेशन नहीं होता। ये मेथड सिर्फ 6 मंथ तक इफेक्टिव होता है। साइड इफेक्ट नहीं होते लेकिन फेलियर चांसेस हाई होते हैं इनके अंदर। दूसरा है बैरियर मेथड। इसमें फिजिकल बैरियर यूज़ होता है जो स्पर्म को ब्लॉक करने के लिए होता है। सबसे पहले है कॉन्डम, जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। STD और एड्स का प्रोटेक्शन भी देता है। फिर है डायाफ्राम, सर्वाइकल कप एंड वाल्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये सर्विक्स को कवर करते हैं और साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम जो एफिशिएंसी बढ़ाती है। तीसरे नंबर पर है आईयूडीज, जिसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस भी कहते हैं। डॉक्टर या ट्रेन नर्स यूट्रस में इंसर्ट करती हैं इनको। टाइप अगर हम देखें, जैसे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जिसे कहा जाता है लिपिज लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोब 375। फिर हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज, प्रोजेस्टासर्ट, लैंग 20। कॉपर जो होता है ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, हार्मोन इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। चौथे नंबर पर हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या प्रोजेस्टेरोन की पिल्स भी हो सकती हैं जो 21 डेज लेनी पड़ती हैं और 7 डे का ब्रेक होता है इसमें। ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को इनहिबिट करती हैं। सहेली जो होती है ये 1 वीक पिल होती है, ये इंडियन ओरिजिन में है सहेली। फिर नंबर 5 पर है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। हार्मोन इंजेक्शन ये स्किन के नीचे इम्प्लांट लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, 72 आवर के अंदर यूज़ की जाती है। नंबर 6 पर है सर्जिकल मेथड, स्टरलाइजेशन जिसे भी कहते हैं। वेसिकोटोमी, जो मेल में वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है उसे कहते हैं वेसिकोटोमी। ट्यूबिकोटोमी, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। ये हाईली इफेक्टिव होते हैं और लेकिन रिवर्सिबल नहीं होती इनके अंदर। अब देखते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को फुल टर्म से पहले टर्मिनेट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। इंडिया में MTP 1971 में लीगल हुई लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ। MTP के रीज़न है अनवेंटेड प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, रेप, मदर या फिटस का रिस्क हो अगर तो MTP किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक तक रिलेटिवली सेफ होती है और इलीगल अबॉर्शन डेंजरस होते हैं, लेकिन फीमेल फेटिसाइड बिल्कुल इलीगल है। अब है STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअल इंटरकोर्स में ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ को कहा जाता है STI। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें जैसे गनोरिया, साइफ्रिल्स, हर्प्स, क्लैमाइडस, HIV और एड्स। अर्ली सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, इचिंग जैसे डिस्चार्ज और पेन। और अनरिलेटेड STI लीड टू PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इनफर्टिलिटी, कैंसर एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनका प्रिवेंशन होता है अवॉइड करना, अननोन पार्टनर्स को अवॉइड करना, कॉन्डम का यूज़ करना और अर्ली डायग्नोज। ठीक है। अब है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी प्रेगनेंसी ना होना, उसे कहा जाता है इनफर्टिलिटी। इसके रीज़न हो सकते हैं जैसे फिजिकल, हार्मोनल, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल। मेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। अब देखते हैं आर्ट, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट का एम होता है इनफर्टाइल कपल को बायोलॉजिकल चाइल्ड पाने में मदद करना बाय असिस्टेंट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट आर्टिफिशियली। सबसे पहले है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इस मेथड में फीमेल वाइफ से वाइफ जो होती है वो डोनर होती है, ओवा कलेक्ट किया जाता है, और मेल जो होता है हस्बैंड से डोनर, जिससे स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और दोनों को लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली मिलाया जाता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट वही सेम कंडीशन होती है जो फीमेल बॉडी के अंदर होती है। इस मेथड को आमतौर पर हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। फिर है ET, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। IVF के बाद जाइगोट या एम्ब्रियो बनता है और उसे फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि आगे की डेवलपमेंट नेचुरली हो सके। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 टाइप हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले है ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और दूसरा है IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र पहले देखते हैं। अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर या उससे कम स्टेज पर है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ZIFT।
फिर है आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा होता है तो उसे डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं आईयूटी। इससे एम्ब्रियो जो होता है वो आगे डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर ही कंप्लीट करता है। अब देखते हैं इन विवो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। कुछ केसेस में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही हो जाती है, लेकिन फीमेल किसी रीज़न से एम्ब्रियो को यूट्रस तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाती। ऐसे केसेस में इन विवो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को कलेक्ट किया जाता है और उन फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाता है जो कंसीव नहीं कर पाती लेकिन प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सकती हैं। अब देखते हैं GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। GIFT एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक हेल्दी डोनर फीमेल से ओवम कलेक्ट किया जाता है और उस ओवम को किसी दूसरी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये टेक्निक उन फीमेल के लिए यूज़फुल होती है जो खुद ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती लेकिन फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन नेचुरली फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। अब देखते हैं ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड आर्ट टेक्निक है। इस मेथड में एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये मेथड उन केसेस में यूज़ होता है जहां मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट बहुत कम हो या स्पर्म फर्टिलाइजेशन में कैपेबल न हो। अब देखते हैं AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उन केसेस में की जाती है जहाँ मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर को इंसेमिनेट नहीं कर पाते। ये सीमन और स्पर्म काउंट बहुत कम होता है। इस टेक्निक में सीमन हस्बैंड से हेल्दी डोनर से कलेक्ट किया जाता है और आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर सीमन यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन IUI।